अस्सलाम वालेकुम लेवल 8। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम तारीख के बाब नंबर 3 बरतानवी हिंदुस्तान में सियासी बेदार की पढ़ाई मुकम्मल कर लेंगे। ठीक है, वीडियो शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल द सेंटर स्कूल के चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर लें ताकि आपको वीडियोस बर वक्त मिल सकें। इससे पहले कि दोनों वीडियो में हमने इंडियन नेशनल कांग्रेस, उसकी उनकी बहसियत हिंदू जमात, तकसीम बंगाल और वो किस तरह हुई, किस तरह उसके असबाब थे और किस तरह वो ख़त्म हो गई। इसके बाद हमने शिमला वक्त को पढ़ा और फिर मुस्लिम लीग का क़याम हमने पढ़ा और मिसाक लखनऊ और मिसाल के लखनऊ के ख़त्म होने के बाद हमने तहरीक के बारे में पढ़ा, तहरीक इत्तेहाद आलम इस्लाम और उसके बाद तहरीक रेशमी रुमाल। आज हम तहरीक खिलाफत शुरू करेंगे। तहरीक खिलाफत उस्मानिया मुसलमानों की एक बड़ी सल्तनत थी। इसमें मक्का मुकरमा और मदीना मुनव्वरा जैसे मुक़द्दस मकामात भी शामिल थे। ठीक है, इसीलिए इसको तहरीक उस्मानिया कहा जाता है। इस तरह सुल्तान तुर्की के लिए जो खलीफा भी कहलाते थे, मुसलमानों के दिलों में बड़ी अकीदत थी। क्योंकि वो मुसलमान थे तो मुसलमानों के दिलों में बहुत ज़्यादा अकीदत थी। पहली जंग अजीम में तुर्की ने अंग्रेज़ों के खिलाफ जर्मनी का साथ दिया। ठीक है, तुर्की ने अंग्रेज़ों के खिलाफ जर्मनी का साथ दिया था। इस जंग में शरीफ मक्का और दूसरे कई मकामी ख़ानदान अंग्रेज़ों से मिल गए थे। खतरा था कि कहीं अंग्रेज़ जंगी कार्रवाइयों के दौरान मुसलमानों के मुक़द्दस मकामात की बेहरमती ना कर दें। चुनांचा जनूबी एशिया के मुसलमानों ने अंग्रेज़ हुक्मरानों से इस सिलसिले में वजाहत चाही। अंग्रेज़ों ने यकीन दिलाया कि मुसलमानों के मुक़द्दस मकामात की हिफाजत महफूज रहेंगे, लेकिन ऐसा ना हुआ। ठीक है, अंग्रेज़ों ने वादा किया कि इस तरह की कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी, बल्कि मुक़द्दस मकामात की जो है वो हिफाजत की जाएगी, लेकिन ऐसा ना हो सका। इस सूरत हाल में बरसग़ीर के मुसलमान तड़प उठे, क्योंकि मुसलमानों की जो एक रूहानी जो है वो लगाव था इन तमाम मुक़द्दस मकामात के साथ। जब उनकी बेहरमती हुई तो मुसलमान जो है वो तड़प उठे। उन्होंने तुर्कों की हिमायत में तहरीक चला दी, क्योंकि तुर्की जो है वो उस वक्त अंग्रेज़ों से लड़ रहे थे, तो उन्होंने तुर्कियों के साथ ही उनकी हिमायत में एक तहरीक चलाई जो तारीख में तहरीक खिलाफत के नाम से याद की जाती है। मजलिस खिलाफत का क़याम सितंबर 1919 को अमल में लाया गया। इसका मकसद ये था कि तुर्की के इलाकाई सालमियत व खिलाफत बरकरार रहे और मकामात मुक़द्दसा उसके पास रहे। ठीक है, तहरीक का असल मकसद ये था कि तुर्की के पास जो सालमियत और खिलाफत है उसके बरकरार रहे और मुक़द्दस जो मकामात हैं वो भी तुर्की के पास ही रहे। जब हिंदुओं ने देखा कि मुसलमान एक अजीम और पुरजोश तहरीक चला रहे हैं, तो गांधी ने अंग्रेज़ों के खिलाफ के मुखालफत में मुसलमानों का साथ देने का ऐलान कर दिया। ठीक है, जब उन्होंने देखा कि मुसलमान जो है वो पावर में हैं और पुरजोश होकर जो है वो ये तहरीक चला रहे हैं, तो गांधी ने सोचा कि हम क्यों ना अंग्रेज़ों के खिलाफ हो जाए, मुसलमानों का साथ दे दें। और वो महज किस लिए करा था कि मुसलमानों की तवानाई को हिंदू मकासद और ज़ाती शोहरत हासिल के हसूल के लिए इस्तेमाल करना चाहता था। वो चाहता था कि मुसलमानों की जो ताकत है, ये तवानाई, ये जो कुव्वत है, पुरजोश है जितने ये अवाम, तो क्यों ना इसको हम अपने मफाद के लिए इस्तेमाल कर लें। हिंदू जो है वो अपने मफाद के लिए इस्तेमाल करना चाहते थे। तहरीक में मौलाना मोहम्मद अली जौहर और उनके भाई मौलाना शौकत अली पेश थे। दोनों भाई अली बरादरान, क्योंकि मौलाना मोहम्मद अली जौहर और मौलाना शौकत अली तो अली बरादरान के नाम से मशहूर हुए। मौलाना जफ़र अली खान ने भी इस तहरीक में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। तहरीक खिलाफत मुंज़म अंदाज से अपने ज़ोरों पर थी कि गांधी ने अचानक तहरीक खिलाफत के खात्मे का ऐलान कर दिया। ठीक है, अभी ज़ोरों शोरों पे तहरीक चल रही थी, लेकिन गांधी जी ने जो है वो उसके खात्मे का ऐलान कर दिया। मुसलमानों को इससे बहुत बड़ा धचका लगा। 1924 में तुर्की के सरबराह कमाल अतातुर्क ने खलीफा के ओहदे को भी ख़त्म कर दिया। ठीक है, वहाँ पे खलीफे का ओहदा होता था, तो उस ओहदे को भी ख़त्म कर दिया। तहरीक खिलाफत के दौरान हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद बहुत मिसाली रहा। ठीक है, जब खिलाफत चल रही थी, ख़त्म होने से पहले जो हिंदू और मुसलमानों का इत्तेहाद था वो बहुत मिसाली था। हिंदू मुस्लिम भाई भाई के खूब नारे लगे और दोनों एक ही गिलास में पानी पीने लगे। मगर इस तहरीक के खात्मे के बाद हिंदुओं की मुसलमान दुश्मनी पलट आई। एक दूसरे के गिलास में पानी पीने का मतलब ये कि दोनों एक दूसरे के दुख सुख में जो है वो एक दूसरे का साथ देने लग गए थे। और फिर जो है जब खात्मे का ऐलान कर दिया इस तहरीक के, गांधी ने इस तहरीक के खात्मे का ऐलान किया, तो फिर मुसलमान जो है वो काफ़ी ज़्यादा बेचैन हो गए और मुसलमानों और हिंदुओं की दुश्मनी जो है वो वापस हो गई दोबारा। इसके आगे है तहरीक हिजरत। तहरीक हिजरत तहरीक खिलाफत का ही हिस्सा थी। कुछ मुसलमान उलमा ने फतवा दिया कि बरसग़ीर दारुल अल हरब है, लिहाजा मुसलमान हिजरत करके अफ़गानिस्तान चले जाएं। ठीक है, उन्होंने कुछ मुसलमान जो थे उलमा थे, उन्होंने फतवा दे दिया
कि मुसलमान जो है वो हिजरत करके अफ़गानिस्तान चले जाएँ, तो मुसलमान जौक दर जो है वो हिजरत करके अफ़गानिस्तान जाने लगे। ये तहरीक 1920 में पेश हुई और चंद माह तक बड़ी शिद्दत से जारी रही। इसके तहत हज़ारों मुसलमानों ने अपना माल असबाब बेचकर अफ़गानिस्तान हिजरत करना शुरू कर दी। अफ़गान हुकूमत ने उन्हें कबूल करने से इनकार कर दिया, जिसके नतीजे में उन्हें वापसी का सफ़र इख्तियार करना पड़ गया और इस तरह ये तहरीक चंद माह के बाद ख़त्म हो गई। तहरीक हिजरत जो है वो असल में तहरीक खिलाफत का हिस्सा थी, क्योंकि तहरीक खिलाफत ख़त्म हो गई थी तो फिर उन्होंने तहरीक हिजरत शुरू की। उन्होंने कहा कि अगर यहाँ पे मुसलमान की बात नहीं मानी जाएगी तो हम यहाँ से हिजरत करके अफ़गानिस्तान चले जाते हैं, और इस बात पर उलमा ने जो है फतवा दिया था। लेकिन जब मुसलमान वहाँ पहुँचे, अपना तमाम माल व असबाब जो है वो बेचकर अफ़गानिस्तान पहुँचे, तो अफ़गान हुकूमत ने उनको कबूल करने से इनकार कर दिया और इस तरह मुसलमानों की जो कौम है वो दिल बर्दाश्त हो गई। अगली तहरीक है सिविल नाफरमानी की तहरीक। तहरीक खिलाफत का ज़माना था, मुसलमान लीडर जेलों में जा चुके थे, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा लड़ाइयाँ और इस तरह के जो है वो मसाइल थे, जिसकी वजह से मुसलमानों को जेलों में डाल दिया गया था, मुसलमान लीडरों को, ठीक है। हिंदू मोहनदास करमचंद गांधी की क़यादत में मुसलमानों की मदद के लिए एक कदम बढ़ा चुके थे। गांधी बहुत मौका शनास लीडर था, लिहाजा उसने बरतानवी इंतज़ामिया को बेबस करने का प्रोग्राम बनाया और बरतानवी माल और इदारों का बाइकाट करने का भी ऐलान कर दिया, क्योंकि गांधी को जिस तरह भी मौका मिलता था वो उस तरफ से मतलब निकाल लेते थे। पहले मुसलमानों को तहरीक के लिए साथ दिया और उसके बाद जब उनका मतलब पूरा हो गया तो उन्होंने उस तहरीक को ख़त्म कर दिया, फिर मुसलमान जो है वो दर-बदर से हो गए, ना अफगानिस्तान रह सके ना ही बरसगीर में, अपने माल असबाब की भी से भी उनको हाथ धोना पड़ा। तो इसी तरह इस मरतबा भी यही कुछ हुआ, बरतानिया इंतज़ामिया को बेबस करने का प्रोग्राम बनाया और बरतानवी माल और इदारों का बाइकआउट करने का ऐलान कर दिया। गांधी ने ऐलान किया कि तमाम हिंदुस्तानी हुकूमत की नौकरियां छोड़ दें, ठीक है। उन्होंने कहा कि तमाम हिंदुस्तानी जो है वो उस वक्त क्योंकि बरतानिया की हुकूमत होती थी, तो उन्होंने कहा कि जो हुकूमत की नौकरियां हैं वो हिंदुस्तानी जो लोग हैं वो छोड़ दें, अदालतों का बाइकआउट कर दें, तुलबा तालीमी इदारों को खैराबाद कह दें और आने वाले इंतखाबात का भी बाइकआउट कर दें, हुकूमत को टैक्स ना दें और तमाम अलकाबात हुकूमत को वापस कर दें, ठीक है। साथ ही गांधी ने ऐलान किया कि अगर हिंदुस्तानी ये काम मुत्तहिद होकर पूरे नज़्म के साथ करें तो 1 साल में वो हुकूमत खुद इख्तियार हासिल कर लेंगे, ठीक है। गांधी ने ये सोचा कि हम इन तमाम चीज़ों का जब बाइकआउट कर लेंगे तो फिर उसके बाद हम 1 साल के अंदर अगर हम 1 साल तक ये सब चीज़ें छोड़ देते हैं तो जो है हम लोगों को यहाँ पर खुद मुख्तियारी मिल जाएगी और हम यहाँ पे अपनी हुकूमत बना लेंगे। गांधी की शख्सियत ने हिंदुओं के जज्बात को खूब उभारा, जबकि मुसलमान इससे पहले तहरीक खिलाफत की वजह से मुश्तइल थे। मुसलमानों को पता था कि गांधी जो है वो साथ छोड़ देंगे। कांग्रेस कलकत्ता के इजलास में गांधी की क़यादत पर भरपूर एतमाद का इजहार कर चुकी थी, बल्कि नागपुर के दिसंबर 1920 के इजलास में दोबारा अदम ताउन की करारदाद को पास किया। मुसलमानों ने सिविल नाफरमानी की तहरीक में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और इंतखाब का बाइकआउट किया। मुसलमानों ने फिर उनका साथ दिया क्योंकि और फिर इंतखाबात में बाइकआउट भी किया। अक्सर मुसलमान उम्मीदवारों ने अपने कागजात वापस ले लिए, ठीक है। जब इंतखाबात में जो है वो इलेक्शन के लिए जो है वो अपना नाम देना होता है या टिकट्स वगैरह लेने होते हैं, तो उसके लिए जो है अपने पेपर्स जो है वो डॉक्यूमेंट जो है वो सबमिट करवाने होते हैं। तो मुसलमानों ने अपने वो तमाम जो कागजात हैं वो वापस ले लिए कि अब वो इंतखाबात नहीं लड़ेंगे। मुसलमानों ने अदालतों का बाइकआउट कर दिया और मुत्तहिद मुसलमानों ने अपने बच्चों को स्कूलों और कॉलेजों से उठा लिया और सरकारी नौकरियां भी छोड़ दी, ठीक है। और तमाम सरकारी अलकाबात भी वापस कर दिए। हज़ारों मुसलमान जेल में चले गए। कायद-ए-आज़म मुसलमानों की तालीम और मुलाजमत और पुरअमन सरगर्मियों को तबाह करने के खिलाफ थे। कायद-ए-आज़म ये चाहते थे कि मुसलमान ये सब कुछ छोड़ देंगे, तालीम हासिल करना छोड़ देंगे और नौकरियों से बाइकआउट कर देंगे, ठीक है। उनके बच्चे स्कूल नहीं जाएंगे और अगर हम मैदान में खड़े नहीं होंगे, हम जो है वो इंतखाबात से बाइकआउट कर देंगे तो हम कैसे तरक्की कर सकेंगे। तो कायद-ए-आज़म जो है वो इन सब के खिलाफ थे। वो खिलाफत उस्मानिया के टुकड़े टुकड़े करने के खिलाफ थे, मगर पुरतशद्दुद तरीके और मुस्लिम मफादात को हिंदू हाथों में तबाह होता नहीं देखना चाहते थे। इसके बाद है 2 अमली निज़ाम। बरतानी हुकूमत ने पहली बार 1990 के एक्ट के तहत सूबों में 2 अमली निज़ाम का आगाज़ किया। 2 अमली निज़ाम का मतलब था कि दोहरी हुकूमत या 2 बार इख्तियार इदारों के तहत काम करे, ठीक है। मतलब 2 हुकूमतें चलेंगी या 2 बाइख्तियार इदारे होंगे जो अपने अपने तहत काम चला रहे होंगे, यानी एग्जीक्यूटिव काउंसिल और वुज़रा का काउंसिल जो था ये 2 बनाए गए थे। हुकूमत को इख्तियारात को तकसीम करना था,
ठीक है। वुज़रा के कौंसिल में क्या था, हुकूमत के इख्तियारात थे। 2 अमली निज़ाम के तहत सूबों के तमाम महकमों को 2 हिस्सों में तकसीम किया गया, जिसका नाम महफूज और मुंतकला, ठीक है, ट्रांसवर्स रखे गए। महफूज महकमों को गवर्नर की इंतज़ामी कौंसिल और मुंतकिला महकमों को वुज़रा की कौंसिल के दायरे इख्तियार में दिया गया, ठीक है। महफूज को किसके दिया गया, गवर्नर्स के, और इंतज़ामी कौंसिल को, और मुंतकिला महकमों को दिया गया वुज़रा कौंसिल को। महफूज यानी पुलिस, अमन आमा, इंसाफ और आबपाशी के महकमों को चलाने की जिम्मेदार गवर्नर थी और इसकी इंतज़ामी कौंसिल की थी, और इसकी इंतज़ामी कौंसिल भी उन्हीं के पास थी। कौंसिल के अरकान का इंतखाब गवर्नर करता था और गवर्नर ही जवाबदा होता था। मुंतकला यानी मकामी हुकूमतें, सेहत, तालीम, ज़राअत और कोऑपरेटिव के महकमों के चलाने की जिम्मेदारी वुज़रा के कौंसिल की थी, जिनको मुतल्लिका गवर्नर सूबों के कौंसिल में मुंतखब करना था, ठीक है। अब ये जो थे, ये तो जितने काम थे ये सब के सब वुज़रा कौंसिल कर रहे थे, कौंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ये कर रहे थे, और सूबों के कौंसिल में भी इनको मुंतखब करना होता था। वो एक से ज़्यादा महकमों के इंचार्ज होते थे और गवर्नर और सूबाई कौंसिल के सामने जवाबदा होते थे, ठीक है। इस तरह से जो है वो 2 अमली निज़ाम बनाया गया था। इसके असरात क्या हुए, ये अमली का निज़ाम, 2 अमली का जो निज़ाम है सूबों में कामयाब ना हो सका। इस तजर्बे का बुरा असर पंजाब और बंगाल पर पड़ा, क्योंकि जो दोनों सूबे बड़े सूबे थे, पंजाब में मुसलमानों की अक्सरियत थी और 2 अमली निज़ाम इस सूबे में बुरी तरह नाकाम रहा। जाहिर बात है वहाँ मुसलमानों की अक्सरियत थी तो मुसलमानों को ज़्यादा हकूक़ मिलने चाहिए थे, जबकि ऐसा ना हुआ क्योंकि 2 अमली निज़ाम था। और बंगाल में मुसलमानों की अक्सरियती सूबा था, यहाँ भी इस निज़ाम ने कोई खातिर ख्वार नताइज बरामद नहीं हुए। लिहाजा इस निज़ाम के तहत सूबे बंगाल के हालात ख़राब से ख़राब तर होते गए और इंतज़ामी मामलात भी बुरी तरह मुतासिर हुए। निज़ाम की खराबी का असर इंतज़ामी मशीनरी पर भी हुआ, जिससे अवाम के मसाइल में इजाफा हुआ। ये एक पेचीदा निज़ाम था जिसने जमहूरी इदारों और इंतजामिया की कारकर्दगी पर मनफी असरात मुरतब किए। कायद-ए-आज़म बहैसियत हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के सफ़ीर। तहरीक खिलाफत के बाद मुस्लिम सियासत एक नए रूप में सामने आ गई थी, ठीक है। मुसलमानों की जो सियासत थी वो एक नए तरीके से उभर के सामने आ गई थी। मजहबी लोगों की सियासत में शमूलियत और हिंदू बदअहदी ने मुस्लिम सियासत में कायद-ए-आज़म की सियासी दानिशमंदी को उजागर किया, क्योंकि मजहबी लोग जो थे वो सियासत में अब हिस्सा लेना शुरू कर दिया था, क्योंकि उनको पता था कि अब हम जो है वो मजहबी तौर पर भी जो मुकद्दस मकामात हैं उनके लिए भी स्टैंड लें। तो मुस्लिम जो मजहबी लोग थे मुसलमानों के, उन्होंने भी जो है वो सियासत में हिस्सा लेना शुरू कर दिया था। हिंदू फ़िरका परस्त बहुत तेज़ हो गए थे। कायद-ए-आज़म ने 1924 में मुस्लिम लीग को दोबारा फाल किया और हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद की भरपूर कोशिश शुरू कर दी, ठीक है। अब मुस्लिम लीग जो है उसको दोबारा फाल करने की कोशिश की, दोबारा चलाने की कोशिश की, और फिर ये भी किया कि मुस्लिम और हिंदू जो है वो इत्तेहाद के साथ रह सकें। कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने एक इस्लाही कमेटी कायद-ए-आज़म के सरबराह में कायम की, जिसको हिंदू मुसलमान के बाहमी और आइनी मसाइल के हल का इख्तियार दिया। अब कांग्रेस और मुस्लिम लीग थी, कांग्रेस जो थी वो हिंदुओं की जमात थी और मुस्लिम लीग जो मुसलमानों की जमात थी। इन्होंने मिलकर एक कमेटी बना दी जो मुसलमानों और इस कमेटी के सरबराह जो थे वो कायद-ए-आज़म थे, ताकि बाहमी तौर पर मिलजुल कर आइन के मसाइल को हल किया जाए, जिसने कलकत्ता और लखनऊ में कई इजलास मुनक्किद किए और कई तजावीज़ पर मुतफ़िक भी हुए। मतलब कि काफ़ी सारे जो हैं वो पॉइंट्स जो हैं तजावीज़ दी गई, काफ़ी सारी सजेशंस दी गई और उस पर अमल भी किया गया। इस सिलसिले में कायद-ए-आज़म का किरदार मरकज़ी था, क्योंकि कायद-ए-आज़म जो है वो इस कमेटी के सदर थे या सरबराह थे। इस बिना पर कायद-ए-आज़म को मिसेज सरवेंजी नाइड ने हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद का सफ़ीर करार दिया था, ठीक है। उन्होंने कहा था कि हिंदू और मुस्लिम जो इत्तेहाद कायद-ए-आज़म चाहते हैं उसकी सफारत जो है वो कायद-ए-आज़म करें, और हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद का सफ़ीर जो है उसका खिताब भी मिस सरवेंजी नाइड ने कायद-ए-आज़म को दिया था। हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद की खातिर आपने मुसलमानों को हक के जुदागाना का इंतखाब मशरूत तौर पर तर्क करने पर आमादा कर लिया और 20 मार्च 1927 दिल्ली मुस्लिम तजवीज़ शाया की, जिसका इब्तिदा में कांग्रेस ने खैराबाद किया। इन तजवीज़ की वजह से 2 साल तक मुसलमान लीडरों में इख्तिलाफ राय रहा। कायद-ए-आज़म साबित कदम रहे, मगर नेहरू रिपोर्ट में इन तजावीज़ को जिस तरह रद्द किया गया उसने हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद को मुंतशिर कर दिया, ठीक है। अब जो तजावीज़ देने लगे उनमें से कुछ तजावीज़ ऐसी थीं जो
नेहरू रिपोर्ट में थी, उसको हिंदुओं ने जो है वो रद्द कर दिया था। तो उस वजह से फिर दोबारा से हिंदू और मुस्लिम इत्तेहाद जो है वो मुंतशिर हो गया। आखिरकार कायदे आज़म को कहना पड़ा कि अब हमारे साथ हमारे रास्ते जुदा जुदा हो गए हैं। वो हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के खात्मे से भी बेहद मायूस हुए, क्योंकि हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद जो ख़त्म हो गया था, उनको काफ़ी मायूसी हुई। वो काफ़ी ज़्यादा कोशिशें कर रहे थे कि मुसलमान और हिंदू जो है वो मिलकर रहें, और आखिरकार कायदे आज़म को यही कहना पड़ा कि अब हमारे रास्ते जुदा जुदा हो गए हैं। ये इस चैप्टर के कुछ अहम नकात हैं। 1886 में सर सैयद अहमद खान ने ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन कायम की। इंडियन नेशनल कांग्रेस का क़याम 1885 में अमल में आया। तनसीख़ तक़सीम बंगाल पर मुसलमानों ने शदीद रद्द अमल का इजहार किया। तनसीख़ तक़सीम बंगाल क्या थी कि जो तकसीम हो चुकी थी बंगाल की, उसको तनसीख कर दिया गया, ख़त्म कर दिया गया। उस पर मुसलमानों ने जो है वो शदीद रद्द अमल का इजहार किया। शिमला वफ़द का अहम मकसद जुदागाना इंतखाबात में हक़ मांगना था। ठीक है, एक वफ़द गया था शिमला में, उसका क्या काम था कि वो जुदागाना हक़ इंतखाबात का हक़ चाहते थे। मुस्लिम लीग का क़याम 1906 में अमल में आया। कायद-ए-आज़म बहैसियत सफ़ीर हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद में अहम किरदार अदा किया, और फिर कायद-ए-आज़म को जो है वो हिंदू सफ़ीर इत्तेहाद का जो है वो सरबराह भी सफ़ीर भी कहलाया गया, कहा गया। तहरीक इत्तेहाद आलम इस्लाम का आगाज़ जमालुद्दीन अफ़ग़ानी ने अफ़ग़ानिस्तान से किया। तहरीक खिलाफत में मोहम्मद अली जौहर का अहम किरदार था, और एक उनके भाई थे, उनका भी। कायद-ए-आज़म गांधी के सिविल नाफरमानी के तहरीक के हक़ में ना थे। ठीक है, जो सिविल नाफरमानी की तहरीक थी उसके हक़ में कायद-ए-आज़म जो है वो नहीं थे, और बाद में ये तहरीक ख़त्म भी हो गई थी। दो अमली का निज़ाम सूबों में कामयाब ना हो सका। ठीक है, लेवल 8 यहाँ तक हमारा चैप्टर ख़त्म हो चुका है। आपने इस चैप्टर के अहम जो पॉइंट्स हैं उनको जहन नशीन करना है, और ये आज की आपकी डायरी है। सबक नंबर 3 के सफ़ा नंबर 31 से 34 की आपने पढ़ाई करनी। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।